देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो आज हेडिंग डालो, अब हम उसकी मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, कल हमने मैकेनिज्म नहीं पढ़ी थी। ये टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक, और इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, एडवांस में नॉर्मली नहीं आता ये, ठीक है, क्योंकि इजी टॉपिक है। हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड। तो लिखो, पहला लिखो कि एराइल हैलाइड do not react by SN1 and SN2. Aryl halide do not react by SN1 or SN2. They have different mechanism. तो लिखो क्वेश्चन, why aryl halide does not react by SN1 or SN2 like alkyl halide? तो देखो ये है, सपोज ये SN1 से रिएक्ट करता है, लेट अस अज्यूम, तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, ये कार्बोकटायन, पहले स्टेप में बनेगा ये कार्बोकटायन। अब आप खुद सोचो, आपको पता है कि ये कार्बोकटायन क्या होगा, एक्सट्रीमली अनस्टेबल, ठीक। ये देखो, ये है पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक। तो ये तो होगा नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस में तो है नहीं, ये याद करो, क्योंकि इसकी फिर हाइब्रिडेशन sp हो जाएगी, sp मतलब एंगल 180 विच इज नॉट पॉसिबल। तो याद करो, ये कार्बोकटायन फिनाइलिक, इसको pH प्लस भी बोल सकते हो, ये हो या ये हो, ये दोनों ही डज नॉट अंडरगो रेजोनेंस। अब ये स्टेबल होता है और ये क्या होता है, एक्सट्रीमली अनस्टेबल। ये इतना स्टेबल अनस्टेबल होता है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट फॉर्म्ड। ये इतना अनस्टेबल होता है कि प्रैक्टिकली ये बनता ही नहीं है, ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकली इट इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। तो अब देखो SN1 तो फिर ये कर ही नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ इट कैन नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन। अब सोचो SN2, अब देखो सपोज ये है Cl, ठीक, ये देखो ये लोब होगा, ये SN2 में क्या होता था, बैक साइड अटैक, तो ये प्लेनर है, तो ये समझो ये भी क्या होगा, पूरा प्लेनर होगा, ये देखो, ठीक, ये प्लेनर है, ठीक है, तो यानी इसका लोब यहां पर होगा। अब खुद बताओ, SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए ऐसे करके आना पड़ेगा उसको, बोलो भाई, बैक साइड अटैक होता है, लेकिन खुद बताओ बेंजीन में यहां पर क्या होगा, ये देखो, ये देखो बेंजीन में यहां पर क्या है, ये देखो, ये देखो, ये इतनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है, तो ये अब बताओ इसको पार करके क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक मार पाएगा क्या, तुम खुद बताओ भाई, पहले ही न्यूक्लियोफाइल रिपेल हो जाएगा, तो यहाँ तक इसका पहुंचना ही क्या रहेगा, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल रहेगा। बताओ रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो भाई, है कि नहीं। तो ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल।
ठीक, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई। ठीक है, इसीलिए जो एराइल हैलाइड है वो SN1 और SN2 से रिएक्शन नहीं करते। ठीक, तो लिख लो, दैट इज वाई, ये बस लिख लो कि एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय, एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स। पहला एडिशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मैकेनिज्म, दूसरा एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। इसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म। अब ये सिलेबस में है और ये सिलेबस में नहीं है। सर फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि नीट में सवाल आ चुका है, एम्स में सवाल आया है, जबकि ये सिलेबस में नहीं है। ये सिलेबस में मेंशन नहीं था, तब भी नीट और एम्स दोनों में इस पे सवाल आ चुका है, तो इसलिए मैं इसको भी पढ़ाऊंगा। तो जिसको पढ़ने का, और ये जेईई मेंस में फिर आ ही सकता है, तो जिसका पढ़ने का मन हो वो पढ़े, जिसका पढ़ने का मन ना हो वो इसको छोड़ सकता है, आपकी इच्छा। अगर आप चाहते हो आपका कुछ ना छूटे तो आप इसको पढ़ो, और आपको लगता है ठीक है कोई बात नहीं तो छोड़ दो। सर आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह ये है कि ये पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ा नहीं है, हार्डली आधे घंटे लगेंगे। एक सवाल आ गया तो दुनिया छोड़ के गया, इसी से आ गया तो बहुत नुकसान होगा। बाकी आपकी मर्जी, लेकिन मैंने बता दिया ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग डालो, एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म टाइप 1। ठीक, इसको कई लोग ARSN1 भी बोलते हैं। हायर बुक्स में लिखा रहता है इसको AR मतलब एराइल ग्रुप, एराइल। तो ये मेडिकल वालों को नहीं लिखना है, जेईई मेंस को भी नहीं लिखना है, जेईई एडवांस वाले चाहे तो ये लिख लें ARSN1। तो देखो इसमें दो स्टेप है, एक एडिशन का, एक एलिमिनेशन का। ठीक, तो देखो होता क्या है इसमें। स्टेप 1, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता था, पहले इलेक्ट्रोफाइल आता था। इसमें क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा कि थोड़ा तो ये बॉन्ड पोलर होगा। ये बताओ, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस थोड़ा तो पोलर होगा, और ये स्लो स्टेप होगा। क्यों? ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा। स्लो स्टेप देखो, ये एरोमेटिक है, और जब ये जुड़ जाएगा अब ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या हो गया, sp3, एरोमेटिसिटी के लिए साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। अब ये देखो, कार्बन आयंस आर फॉर्म, ये क्या बना, इंटरमीडिएट। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये वापस आएगा। ठीक है, अब देखो जब ये वापस आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल को भी निकाल सकता है,
और Cl माइनस को भी निकाल सकता है। बोलो भाई है कि नहीं? अगर ये Cl माइनस को निकालेगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। और Cl माइनस इटसेल्फ क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और अगर सपोज ये इसको निकाल देगा तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कैसे होती है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है कि नहीं भाई? अगर ये माइनस आकर इसको निकालेगा तो क्या होगा? वापस ये बन जाएगा, समझे ना? तो SN1 में भी ध्यान रखना क्या होता था, ये देखो, ये पहला स्टेप क्या होता था? इक्विलिब्रियम स्टेप। खैर मेडिकल वालों को इतना मतलब नहीं है, लेकिन बाकी IIT एडवांस के लिए जान ले, SN1 में भी पहला स्टेप क्या होता था? इक्विलिब्रियम स्टेप। हालांकि ये सब बातें बहुत डिटेल में मैं करूंगा एडवांस वाले लेक्चर में, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए, ये Cl को भी निकाल सकता है, न्यूक्लियोफाइल को भी निकाल सकता है। न्यूक्लियोफाइल को निकाल देगा तो ये वापस बन जाएगा, और Cl को निकाल देगा तो ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी कब सक्सेसफुल होगी? जब, अब देखो समझिए, अब लेकिन ये किस में निकलता है? फास्ट स्टेप में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि लीविंग ग्रुप अच्छा है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अभी तक चल, अच्छा पहले एक एक करके आते हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट पे आते हैं। हमने भाई ये पढ़ा, तो ये दो स्टेप होता है। पहला, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता था? पहले होता था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसमें क्या होगा? पहला एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो पहला स्टेप देखो क्या हुआ? एडिशन। फिर दूसरा स्टेप देखो क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड आयन। सर क्या ये मैकेनिज्म हमें आनी चाहिए? हाँ भाई, देखो बहुत ही कम रिएक्शन है जिसमें मैं मैकेनिज्म से स्टार्ट करता हूँ। अदरवाइज तो मैं क्या करता हूँ, पहले सवाल कराता हूँ फिर मैकेनिज्म बताता हूँ। तो जिसमें भी मैं मैकेनिज्म से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो रिएक्शन की मैकेनिज्म सबको आनी चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। देखो तो पहले क्या हुआ? एडिशन। स्टेप 2 क्या हुआ? स्टेप 2 क्या हुआ? एलिमिनेशन। एडिशन, एलिमिनेशन। तो देखो नेट रिएक्शन क्या हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई एडिशन एलिमिनेशन से। तो पहले स्टेप में देखो एडिशन हुआ, दूसरे में एलिमिनेशन। तो क्या हुआ? नेट क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लिखो इसके बारे में, डॉट बना के लिख लो। डॉट बना के लिखो। पहला बात, पहला पॉइंट लिखो कि कार्बनाइंस, ये देखो कार्बनाइन बन रहा है, कार्बनाइंस आर फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप। कार्बनाइंस आर फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप, ठीक है। हेंस rate of reaction will depend upon stability of carbanion, है कि नहीं भाई? जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती थी, वैसे इसमें क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन। रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन, ठीक है। हेंस more stable the carbanion, more is the chances of more stability, hence more stable the carbanion, hence more stable the carbanion, more is the stability of, more is the stability of, more is the rate of reaction, ठीक है। और इसके बाद लिख लो, याद करो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन किस पे डिपेंड करती थी भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे। ये इफेक्ट कौन कौन से होते थे? याद करो, -I -R। और ये कौन से इफेक्ट होते थे? +I +R और हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो देखिए ये मैं आपको लेक्चर करा ही चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से हैं। नहीं आता फिर से जीओसी जाओ रिवाइज करो, तो जीओसी के नीचे लिखो। पहला पॉइंट ये हो गया। तो इसी में लिख लो आगे, हेंस if an electron withdrawing group is attached to benzene ring, hence if an electron withdrawing group is attached to benzene ring, then nucleophilic substitution reaction will be easier. Then nucleophilic substitution reaction will be easier. ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों? वैसे ही नहीं होती, ये रिएक्शन वैसे ही नहीं होगी, हमें इसमें लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पे तो बिल्कुल नहीं होगी। तो लिख लो हिंदी में कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो प्रैक्टिकली देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल। लिखो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो प्रैक्टिकली देयर वुड बी नो रिएक्शन एट ऑल। ठीक है। दूसरा पॉइंट अब एक बात बताओ, हमने हमेशा क्या पढ़ा है कि बेटर द लीविंग ग्रुप, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतने आसानी से क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जितना अच्छा लीविंग ग्रुप, और लीविंग ग्रुप अच्छा कौन होता था, जो वीकर बेस होता था। वीकर बेसेस आर गुड लीविंग ग्रुप। और वीकर बेस कौन होता था, जो स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता था। ठीक है। तो लिखो दूसरा पॉइंट कि स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकर बेस होता है। देखो, स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकर बेस होता है। स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकर बेस होता है। वीकर बेस मतलब ज्यादा स्टेबल। वीकर बेस मतलब ज्यादा स्टेबल। वीकर बेस मतलब ज्यादा स्टेबल। ठीक है। तो लिखो, इसीलिए, लिखो हिंदी में, इसीलिए वीकर बेसेस आर गुड लीविंग ग्रुप। ठीक। फिर लाइन चेंज करके लिखो कि एल्काइल हैलाइड की, या अभी तक जितनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी हैं, देखो अभी तक जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी हैं उसमें बेटर द लीविंग ग्रुप, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। लिखो, ऐसे लिखो, फिर लिखो क्यों या वाई, फिर इसका आंसर लिखो बिकॉज जनरली लीविंग ग्रुप इज रिमूव्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर एग्जाम्पल SN1, ये देखो, ये बनता था तो ये क्या होता था, लीविंग ग्रुप होता था कि नहीं, खुद बताओ। तो ये पहली कौन सी स्टेप होता था, स्लो स्टेप, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोलो भाई, होता था कि नहीं। तो इसीलिए इसमें लीविंग ग्रुप कितना अच्छा है वो मैटर करता था। SN2 में बताओ, एक ही स्टेप रिएक्शन होती थी। SN2 क्या लिखोगे, वन स्टेप रिएक्शन। SN2 क्या है, वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है। लिखो, इसीलिए SN2 क्या है, वन स्टेप रिएक्शन। इसीलिए SN2 वन स्टेप रिएक्शन। इसीलिए लीविंग ग्रुप भी, स्लो स्टेप में रिमूव होता था, क्योंकि एक ही स्टेप की रिएक्शन है। तो देखो SN1 में भी
और SN2 में भी लीविंग ग्रुप किसमें रिमूव होता था, स्लो स्टेप में। ठीक, इसीलिए हम बहुत ज्यादा ध्यान देते थे लीविंग ग्रुप एबिलिटी का। हम क्या बोलते थे, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतनी ही आसानी से रिएक्शन होगी। हम बोलते थे आने वाला न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप से बेटर होना चाहिए। ठीक है, देखो दिस इज द रीजन व्हाई in SN1 and SN2 better the leaving group, more is the rate of reaction. तो इसीलिए देखो therefore rate of reaction for SN1 और SN2 क्या होता था भाई, RI RBR RCl। RF को तो हम लेते ही नहीं थे क्योंकि F माइनस इज अ बैड लीविंग ग्रुप। ये देखो यहाँ लिखूंगा तो मैं ये लिख दूंगा। देखो अब मुझे बताओ, कंपेयर करो रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों का। अब इन तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन तय करो। अब बताओ इन तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इसका ज्यादा होगा, इससे इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, बताओ इन तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा कि सेम होगा, सोच के बताओ। सर इन तीनों का सेम होना चाहिए। क्यों बेटा, क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि सर देखो यहां पर जो लीविंग ग्रुप है, अब मैं इसको X लिख देता हूं। ठीक है, X मतलब हेलोजन। यहां पर जो लीविंग ग्रुप है वो किसमें निकल रहा है, फास्ट स्टेप में। तो एक बात बताओ, क्या लीविंग एबिलिटी का इस रिएक्शन की रेट पर कोई भी फर्क पड़ेगा? जब लीविंग ग्रुप हमारा फास्ट स्टेप में निकल रहा है तो क्या लीविंग ग्रुप की लीविंग एबिलिटी का फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लिखो स्टार बना के, बट हियर लीविंग ग्रुप इज बीइंग रिमूव्ड इन द स्लो स्टेप, इन द फास्ट स्टेप। हियर लीविंग ग्रुप इज बीइंग रिमूव्ड इन द, हेंस लीविंग ग्रुप इज बीइंग रिमूव्ड इन द, क्या बोलते हैं, here hence nahi, here leaving group is being removed in the fast step, hence there will be no effect of leaving ability on the rate of reaction. ठीक है, तो लिखो hence ये देखो इन तीनों का ये था। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन इन तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। हेंस these three will have similar rate of reaction. These three will have similar rate of reaction. इनका रेट ऑफ रिएक्शन सिमिलर होगा। सर अब फिर से डाउट है, बताओ बेटा सर सिमिलर क्यों होगा, एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं होगा? अब हमें ये बताओ भाई, ये तो फास्ट में तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये बहुत फाइन चला गया, हमें मेडिकल को इसकी जरूरत नहीं। सर एग्जैक्टली इक्वल क्यों नहीं, आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्यों बता रहे हो? तो समझिए भाई, साइज का कुछ तो फर्क पड़ेगा, बोलो भाई, है कि नहीं? ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो साइज का कुछ तो फर्क पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये ज्यादा डेल्टा प्लस होगा, ये उससे कम डेल्टा प्लस होगा, ये उससे कम डेल्टा प्लस होगा। बोलो भाई, मानते हो कि नहीं? इसका डेल्टा प्लस क्या होगा, ज्यादा, इसका कम, इसका और कम। तो इसलिए पहले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है स्लो स्टेप में, वो किसको देख के आ रहा है?
डेल्टा प्लस को देख के आ रहा है। तो जितना ज्यादा डेल्टा प्लस उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें डेल्टा प्लस ज्यादा होगा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कम होगा। तो इसीलिए फर्क कितना आता है, थोड़ा सा। जैसे इन तीनों में कंपेयर करोगे तो हजारों गुने का फर्क होगा, लाखों का फर्क होगा। इसमें कंपेयर करोगे तो दुगने का फर्क होगा। या ये मान लो 1.1, ये मान लो 1, ये 1.2, ये 1.5, इतना ही फर्क होगा। समझे ना? तो लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, सिमिलर रेट ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो इनका क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब मान लो अगर जेईई एडवांस में कोई कान पकड़ के पूछ ही लगी बताओ इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है, हम क्या बोलेंगे, इसका बहुत थोड़ा सा ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ डेल्टा प्लस। ज्यादा डेल्टा प्लस छोटा साइज, तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ ना आसान, इसका थोड़ा सबसे कम होगा। समझे ना? जैसे कि ये होगा अगर 1.1, इतना फर्क होगा। इसका रेट 1 है, इसका 1.05, इसका 1.1, और इसमें कितना फर्क होगा, इसका 1 है तो इसका 100, इसका 10,000। समझे ना? तो ये बहुत हल्का सा फर्क है। ये भी फर्क केवल एडवांस के लिए बता रहा हूं, वो भी एक ज्ञान तब दिखाना है जब यही ज्ञान स्पेसिफिकली पूछा जाए। तो ये ज्ञान एडवांस में अगर आए तो सोचना, एडवांस में ना आए, जेईई मेंस और नीट में आए तो क्या लगाओगे, सेम, बिल्कुल सेम, बात ही खत्म। क्वेश्चन अब देखो, इसमें क्या था, फ्लोरोबेंजीन एल्काइल, फ्लोरो एल्केन का रेट सबसे कम था। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये लिखो कि द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फ्लोरोबेंजीन is more, fluorobenzene is more than chlorobenzene, bromobenzene and iodobenzene। ऐसा क्यों, एक्सप्लेन वाई। देखो, फ्लोरोबेंजीन का रेट इसमें इन तीनों के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसमें तो बहुत ही बेकार था, बल्कि हमने नॉर्मली इसको पढ़ा भी नहीं था, ये इतना बेकार था हम इसको पढ़ते भी नहीं थे। और इसमें क्या हम क्या कह रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन का रेट इवन ज्यादा है। तो भाई फ्लोरोबेंजीन का ज्यादा क्यों होता है, तो देखो फ्लोरोबेंजीन का ज्यादा क्यों होता है भाई, स्लो स्टेप में ही कुछ होता होगा, क्योंकि फास्ट स्टेप में ये वैसे तो इवन फ्लोरीन क्या बैड लिविंग ग्रुप है। तो देखो क्या होता है, पहली बात फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ ना आसान है। यहीं पर अगर आयोडोबेंजीन होगा तो ये इतना बड़ा होगा, खुद सोचो, तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ आना क्या होगा, पहली बात मुश्किल। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाईएस्ट। इसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा प्लस क्या होगा, ज्यादा होगा। इट इज मोस्ट पोलर बॉन्ड, याद करो 3 चीजों पे डिपेंड करती थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों नहीं होता था, पहली बात sp2 होता था इसलिए नहीं होता था, दूसरी बात इसलिए नहीं होता था कि लेस पोलर बॉन्ड होता था। लेकिन इस केस में क्या है, ये मोस्ट पोलर बॉन्ड है। मोस्ट पोलर बॉन्ड क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, हाईएस्ट। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, अट्रैक्ट होकर क्या कर देगा, अटैक। समझे ना? इसीलिए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अट्रैक्ट होकर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो लिखो, इट इज बिकॉज ऑफ higher bond polarity. It is because of higher bond polarity due to which greater delta positive charge is developed. Due to which greater delta positive charge is developed. पहली बात, which attracts the nucleophile. Which attracts the nucleophile. ठीक है। दूसरा, फ्लोरीन हैज द स्मॉलेस्ट साइज, हेंस इट विल, ये माइनर फैक्टर है, फ्लोरीन हैज द स्मॉलर साइज, हेंस इट विल नॉट हिंडर द पाथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
not hinder the path of nucleophile. ठीक है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा हो जाता है। ये देखो कितना बड़ा ड्रास्टिक फर्क है। ठीक है, अब हेडिंग डालो effects of subsequent effects of electron releasing group, ऐसा लिख लो, effect of electron releasing group and electron withdrawing group, effect of electron releasing group and electron withdrawing group on nucleophilic substitution reaction of alkyl halide। तो पहले हेडिंग डालो ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तीन तरीके के होते थे। एक तो होते थे खुद हेलोजेंस, जो कि क्या होते थे, वर्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वर्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप याद है, ये -I इनका +R से ज्यादा होता था, +R से बढ़ाते थे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, -I से कम करते थे, ये एक्सेप्शन होता था। इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, will not be considered as electron withdrawing group for this reaction, क्योंकि बहुत बेकार है। क्यों? Because बहुत बेकार है। दूसरा -R and -I, तो -R और -I से कौन करता था याद करो, ये वाले सारे ग्रुप NO2, NO, CN, SO3H, ये होते थे मेजर। अब CO में क्या लगा दो, H तो एल्डिहाइड, R लगा दिया तो कीटोन, OH लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, OR लगा दिया तो एस्टर, NH2 लगा दिया तो एमाइड। ये देखो ये -R से भी खींचते हैं, -I से भी खींचते हैं। तीसरा वेरी हाई -I, तो कौन कौन से होते थे याद करो, CF3, CCl3, NH3+, NR3+, ये तीन थे मेन, हमें पढ़ने ये है। एडवांस में हो सकता है ये भी छू ले। ठीक है, तो लिखो कि in addition elimination mechanism, rate of reaction, in addition elimination mechanism, rate of reaction depends upon the stability of carbanion. Rate of reaction depends upon stability of carbanion. ठीक है, सो अब भाई फिर वही बात है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखो सपोज कोई हेलोजन है, ठीक, अब यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल के रूप में मैं NO2 ले रहा हूँ एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सर NO2 क्यों ले रहे हो? क्योंकि मेडिकल में आज तक जितने सवाल आ रहे हैं उसमें सब में NO2 लगाया उन्होंने। देखो स्टेप 1, मान लो ये NO2 कहाँ लगा है, ऑर्थो पे या पैरा पे, ठीक है, और इसको मैं Cl लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके पास। स्टेप 1 में क्या होगा देखो, ये देखो ये इधर आएगा,
ये देखो अब देखो ये यहां पर आया, ठीक है, तो ये देखो क्या होगा, डायरेक्टली माइनस आया तो ये एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो कोई नहीं है इनको, ये एक्स्ट्रा क्या बन गया, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी बात, इस ग्रुप का ओवरऑल क्या है, माइनस आई तो है, ठीक। अब सोचो ये ग्रुप पैरा पे लगा होता, सपोज, तो देखो ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है इसको, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक। और ये माइनस आई से तो खींच ही रहा है और माइनस आर से भी खींच रहा है। ये अब मान लो पैरा पे है, न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, ये ठीक। अब ये देखो एक और रेजोनेंस होगा, अब देखो फिर से माइनस इसी के डायरेक्टली पास आ गया तो माइनस आई विल बी मोस्ट इफेक्टिव, और ये देखो रेजोनेंस होगा तो माइनस आई से भी और माइनस आर से भी। देखो माइनस आई से तो हर जगह से स्टेबलाइज करेगा, लेकिन इन दोनों जगह क्या मिल रहा है, माइनस आर। अब अगर मान लो ये मेटा पे लगा हो, देख लो ये देखो ये इधर आया, ये इधर टूटा, अब देखो जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, यहां बना दे रहा हूं, ठीक है, यहां जगह नहीं है। ये देखो तो ये पूरा घूम के बाईपास कर गया इसको। अब देखो इन दो स्ट्रक्चर में माइनस आर तो हो ही रहा था, माइनस आई भी ज्यादा इफेक्टिव था। इन दोनों में क्या था, अगर ये ऑर्थो पैरा है, माइनस आर तो था ही, माइनस आई वाज मोर इफेक्टिव। क्यों सर, क्योंकि देखो एक स्ट्रक्चर बनना था जिसमें माइनस आई डायरेक्टली इसके पास आ रहा था। भाई माइनस आई किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, ये बिल्कुल पास है। अब इसमें देखो इसको इस कार्बन पे कभी आया ही नहीं जिसमें ये लगा हुआ है, समझे ना। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लगा है, अगर ऑर्थो पैरा पे लगा है तो ज्यादा इफेक्टिव है, और अगर मेटा पे लगा है तो लेस इफेक्टिव है। तो ये तीनों बनाओ। पहले ये बनाओ, ये वाला, ये पूरा बनाओ, फिर इसकी इंग्लिश लिखो। ये दोनों बनाओ, बल्कि ये दोनों बनाओ, पहले ये दोनों बना लो, फिर लिखो, पॉज करके बना लो, फिर लिखो कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप is present at when the electron withdrawing group
is present at ortho and para position, ortho and para position, then लिखो A, electron withdrawing group stabilizes the carbanion by resonance, और कौन सा इफेक्ट है? माइनस आर इफेक्ट, लिख लो, बाई रेजोनेंस। लिखो बी, ऑल्सो when electron withdrawing group is present at ortho and para position, minus I effect is more effective because in one of the resonating structures minus charge is directly connected to electron withdrawing group, minus charge is directly connected to electron withdrawing group, ब्रैकेट में लिखो hence nearest to it, ब्रैकेट क्लोज। तो इसीलिए इसका माइनस आई भी भाई ज्यादा है, ऑब्वियसली इस स्ट्रक्चर का ये बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसका माइनस आई भी ज्यादा है, इसका माइनस आई भी कम है। जिसको इतना डिटेल नहीं समझ में आया वो केवल रेजोनेंस से काम चला ले कि भाई इन दोनों में रेजोनेंस होता है, इसमें नहीं होता, इसीलिए ये दोनों बेटर है। तो ठीक है, तो खुद बताओ, हेंस ये बना लिया, फिर ये वाला भी बना लो, लिखो। इसके बाद देखो, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन देन ए it will not be able to then it will not be able to क्या बोलते हैं, हाँ, then it will not be able to stabilize the carbanion by resonance। देखो B, also minus I effect will be less effective in this case। Also minus I will be less effective in this case। ठीक है, अब हिंदी में लिखो, इसमें से कोई भी डायग्राम, इसमें से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको सोचना है केवल। क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर rate of reaction towards nucleophilic substitution। इन चारों को लगाओ, क्वेश्चन लिखो, फिर इसके बाद लिखो सॉल्यूशन। तो देखो इसमें क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पहले देखो क्या ऑर्थो पे लगा, फिर वही बात, तो हम इसका आर इफेक्टिव होगा और आई भी इफेक्टिव होगा। मेटा पे लगा है तो इसका आर हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन हम आर कंसीडर नहीं करेंगे, और माइनस आई कंसीडर करेंगे। ये पैरा पे लगा है तो आर कंसीडर करेंगे और माइनस आई भी कंसीडर करेंगे। तो तीनों ही क्या लगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इसमें क्या लगा है, नो ग्रुप। तो हम क्या बोलेंगे, हमें पता है इसमें कार्बन आयन बनता था, तो हम क्या बोलेंगे,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग कौन कौन से हैं? बी, सी और डी। नो ग्रुप कौन सा है? ए। और रिलीजिंग तो कोई है ही नहीं, खैर कोई भी नहीं है रिलीजिंग। अब बी सी डी में सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा है? बी, सी वाला, क्योंकि ये केवल किससे खींच रहा है? माइनस आई से। इसीलिए बी और डी ज्यादा होंगे किससे? सी से। और ऑर्थो पैरा पे लगाए तो इस केस में क्या है? सेम बात है, क्योंकि माइनस आई भी सेम है और वो भी सेम है। तो हम क्या बोलेंगे? बी इक्वल टू डी। ऑर्थो और पैरा वाले क्या होंगे? अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। ठीक है, तो ये लिखो। ठीक, इसके बाद फिर से ये स्ट्रक्चर बना के लिखो कि ये देखो, ऐसे लिखो कि ये वाला ऐसे लिखना, D इक्वल टू बी। इसके बाद लिख लो कि भाई ये वाला अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये वाला, फिर ये ज्यादा, ये और ज्यादा। ठीक है, ये लिख लो तो आपको समझ में आएगा। ठीक, अगला सवाल फिर से भाई, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स in order of their nucleophilic substitution reaction in order of their nucleophilic substitution reaction। लगाओ भाई, सोच लिया होगा अब तक। इनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नो ग्रुप। तो सबसे बेकार तो यही होगा, है ना? अब खुद सोचो, अब इनमें से भाई दो लगे, इसमें तीन लगे, दो भी कहां लगे? ऑर्थो पैरा पे। और इसमें कहां लगे? ऑर्थो पैरा पे। इसमें एक है पैरा पे और इसमें एक है मेटा पे। तो ऑब्वियसली मेटा वाला केवल किससे करता था? माइनस आई से। तो मेटा वाला ये होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? इसको इधर बना देता हूं। इसके बाद देखो मेटा वाला होगा ओनली माइनस आई, और इसके बाद कौन सा होगा? पैरा वाला। फिर ऑब्वियसली दो दो आ जाएंगे, ये दो है इसमें, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ये है तो ये और ज्यादा रिएक्टिव होगा। और इसमें भी देखो क्या है? ऑर्थो पैरा पे लगे, तो इन तीनों में क्या होगा? माइनस आई और माइनस आर दोनों ही इफेक्टिव होंगे, दोनों से ही ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो प्रूफ देता हूं मैं आपको, प्रूफ। ठीक, ये लिख लो, फिर लिखो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। सर अगर ऐसा है तो एक्सपेरिमेंट से भी ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल भाई, देखना भी, मैं एक्सपेरिमेंट से ही आपको प्रूफ दे देता हूँ। एक्वस NaOH, ठीक, एक्वस NaOH। ठीक, एक्वस NaOH। ठीक, वाटर। देखो सब में हम क्या करा रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वाटर भी तो न्यूक्लियोफाइल है भाई, है कि नहीं? तो देखो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे, मतलब पहला ये, और फिर सेकेंड स्टेप में क्या करा लोगे? डाइल्यूट HCl। वही डोज प्रोसेस याद है आपको? डोज प्रोसेस, ठीक है ना?
डोस प्रोसेस। तो क्या होता था इसमें, ये देखो OH बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, OH माइनस आया, ये हटा। अभी मेरी पूरी बात सुन लेना, फिर कुछ भी लिखना। ये देखो, तो डोस प्रोसेस में ये होता था। अब याद करो, इसमें हाई टेम्परेचर लेना पड़ता था, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब सेकेंड स्टेप में क्या लेते थे, डाइल्यूट HCl। तो ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ती थी। अब इसकी रिएक्शन कंडीशंस देखो, ठीक, 443 केल्विन, ठीक, डाइल्यूट HCl, 10 atm प्रेशर। इसकी कंडीशन देखो, 363 केल्विन, डाइल्यूट HCl, 1 atm प्रेशर। और इसकी देखो, रूम टेम्परेचर प्रेशर। देखो भाई साहब कितना फर्क पड़ा। करा रहे हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये देखो, ये इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर लिया, कितनी जबरदस्ती कराया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कराया कि नहीं कराया। ठीक, ये NaCl बन जाएगा भाई, क्योंकि Na+ यहाँ से, Cl- यहाँ से। अब इसमें देखो टेम्परेचर कम हो गया, सबसे बड़ी बात प्रेशर कितना कम हो गया। प्रेशर बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे 50 और 100 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50 atm और 100 atm में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रिएक्शन पे, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन मानी जाती है। जब भी प्रेशर बढ़ाते हो तो माना जाता है बहुत ही कठिन रिएक्शन है, बहुत मुश्किल से कर रहे हो। देखो प्रेशर देखो कितना ड्रॉप हो गया, केवल एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से, और तुमने 2 लगा दिए तो ये लो, ये 363 केल्विन कितना हुआ भाई, ये हुआ लगभग आपका 60 और 30 90 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन हो रही है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये तो रूम टेम्परेचर पे हो जा रही है। और देखिए न्यूक्लियोफाइल, इसमें तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल था, इसमें तो हम कौन सा ले रहे हैं, वाटर न्यूक्लियोफाइल, जो कि इतना बेकार न्यूक्लियोफाइल है, तब भी ये रिएक्शन कर दे रहा है। तो खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो ये देखिए, ये इसका एक्सपेरिमेंटल क्या है, प्रूफ। ठीक, तो अब हेडिंग डालो, ये लिख लो पॉज करके, फिर लिखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन है ये, एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, तो लिखो कि वैसे लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वैसे भी इसमें पॉसिबल नहीं होता है। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वैसे भी एराइल हैलाइड में पॉसिबल नहीं हो पाता है, जब तक कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना लगाएं या ड्रास्टिक कंडीशंस ना हो। ठीक है, ये सब लिखना है। अब मुझे याद नहीं क्या बोला था, वरना मैं रिपीट कर देता, फिर से सुन लो। मतलब यही बोला था कि वैसे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड में नहीं होता जब तक कि ड्रास्टिक कंडीशन ना हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो। ठीक, तो उसके बाद लाइन चेंज करके लिखो, तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दोगे तो वो तो लिखो, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दोगे तो वो तो कार्बोनाइन को इवन और ज्यादा अनस्टेबल बना देगा, वो तो कार्बोनाइन को इवन और ज्यादा अनस्टेबल बना देगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाकर तो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट में बना रहा हूं।
जिससे मुझे अपलोड करने में आसानी हो। तो ये पार्ट 1 था, और मतलब 2 लेक्चर एक ही है, 2 टुकड़ों में आएगा आपके पास एज 2 डिफरेंट वीडियोस। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।